तो सबसे पहले तो आप सबसे बहुत माफ़ी अपनी भाषा के लिए, जो बहुत खिंचड़ी है। और दूसरी माफ़ी इसलिए कि जितनी तैयारी करके मुझे आना चाहिए था उसका एकदम समय नहीं था। हालांकि मैंने इस विषय पे काम तो किया है, लेकिन एक अच्छा बोलने वाला, आंकड़ों से भरपूर अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रखता है सामने, वो तो मेरा करने का इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस नंबर्स है और नंबर तो मुझे कभी याद ही नहीं रहता है। तो है नंबर्स लेके आई हूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगी, जितना मुझे याद है वो भी आपके सामने रखूँगी। पर मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ का जो हाल हुआ है इस देश में, उसका एक डिप्रेशन है। इस तरह के मौके उससे निकलने का एक बहाना होते हैं, और इसीलिए मैं आई हूँ और राज़ी हुई कि ठीक है मैं बोलूँगी, क्योंकि वो धीरे धीरे जो हमने सोचा था, जो हमने ड्रीम किया था कि ऐसा होगा, वो तो नहीं हुआ। और उस पर अभी धीरे धीरे बात भी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि हम लोग सब इतने टेक्नोलॉजी से इतने चकाचौंध हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मशीनें कि डॉक्टर भी अब सोचता कम है और कहता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो और डायग्नोसिस अपने पास आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं उनको तो इस वक्त सोचने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार हमारी पॉलिसीज़ फेल ही करती जाती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो ही नहीं पाती हैं, डिसीशंस लिए ही नहीं जा पाते हैं, और जो लिए जाते हैं वो सब उल्टे होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, शायद ये सोचने की ज़रूरत है। और कुछ कैच वर्ड्स हम लोग को दे दिए जाते हैं, और जो लेटेस्ट कैच वर्ड है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। तो जब आज़ाद भाई से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि आप इसको लेकर के कुछ बताइए कि क्या है। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो शब्द है वो हम लोग को मिला है, ये बहुत ऐसा बताया जाता है कि जैसे ये कोई बहुत नई चीज़ है। और 209 में नेशनल हेल्थ बिल आया और उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हुई, और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बस अब तो बाजी जीत ली है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखिए तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में आज़ादी के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि क्या हम लोग अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं। भोरे कमेटी 1942 में बैठी, उसने इतना बड़ा प्लान बनाया, इतना कुछ सोचा देखा। उसमें आप खामियां निकाल सकते हैं, बहुत खामियां भी होंगी, लेकिन एक विज़न था कि इस देश के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को एक जो मिनिमम बेसिक हेल्थ केयर है वो हम कैसे पहुंचाएं। और सबसे खूबसूरत बात जो उस रिपोर्ट में है और जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये समझ बहुत साफ शब्दों में थी कि बीमारी जो है इट इज़ रूटेड इन द पॉवर्टी ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, गलतियाँ निकालना बहुत आसान होता है और इसमें भी बहुत गलतियाँ निकाली गई। मैंने खुद क्रिटिक किया है कि
उस वक्त जो एक जेंडर डेवलपमेंट था उसको और हेल्थ डेवलपमेंट को अलग अलग देखा गया, क्योंकि एक अजम्पशन था कि हम तो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर ही लेंगे, डेवलपमेंट तो हो गई, सोशल जस्टिस तो आएगा ही, तो हेल्थ को हम अलग से प्लान करते रहे और जो कड़ियाँ थी आपस की वो हमने देखी नहीं। लेकिन 45 के बाद 46 में जब ये रिपोर्ट आ गई, बहुत मौके आए जब टाइम था अपनी गलतियाँ देखने का, समझने का, लेकिन हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ कुछ भूल होती गई, हम लोग आगे बढ़ते गए। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इस पूरे सफ़र में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ली, तो इसलिए बाहर क्या हो रहा था ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप मेडिकल टेक्नोलॉजी को देखिए, बहुत काम हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे, तो उसमें 3 पर्सपेक्टिव्स दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एक बार सोसाइटी में आ जाती है तो वो एक फोर्स है और वो सोसाइटी को आगे भी ले जा सकती है, पीछे भी ले जा सकती है। उसकी इंडिपेंडेंस पे बहुत जोर था और ये था कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें आगे ले जाएगी। So this was the perspective was generally presented as technological determinism. टेक्नोलॉजी ही हमारी प्रोग्रेस को डिटरमिन करेगी। फिर थोड़े दिनों में ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी जो है वो सोशली भी अफेक्ट होती है। तो उसमें फिर ये हुआ कि कौन से सोशल फोर्सेस हैं वो टेक्नोलॉजी को डिटरमिन करते हैं। जैसे आप कौन सी टेक्नोलॉजी लाएंगे, कौन सी नहीं लाएंगे, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। और तीसरा पर्सपेक्टिव जो आया बाद में वो ये था कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज़ a product of social processes कि सोसाइटी की जो फोर्सेस हैं उसी में निहित है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। तो मैं इस आखिरी पर्सपेक्टिव को लेते हुए अगर जब हम वेस्ट को देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक यूरोप का रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हुआ और तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फोर्सेस साथ इकट्ठे आए और बहुत सपोर्ट दिया और फिर से खड़ा किया अपने अपने मुल्कों को, और उसके साथ साथ 40s 50s में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हुआ और फिर कॉलोनीज़ तो थी ही, खूब हमारा पैसा वहाँ गया तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। तो मुल्क इकोनॉमिकली भी ग्रो किए, टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो किए और उन्होंने अपना सिस्टम खूब बनाया और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी खूब आगे बढ़ी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें भी ये ज़रूरत पड़ी कि टेक्नोलॉजी हर एक तक नहीं पहुंच रही थी। तब उस समय आप सबको मालूम है कि नेशनल हेल्थ सर्विस ब्रिटेन में 40s में इमर्ज हुई और ये था कि बेसिक सर्विसेज कैसे हर एक को पहुंचाई जाए। और ब्रिटेन से इंस्पायर हो के फिर कनाडा, फिर फ्रांस, सारे ही मुल्कों में एक या तो टैक्स बेस्ड सिस्टम्स या फिर एक इंश्योरेंस बेस्ड, सोशल इंश्योरेंस, नॉट प्राइवेट इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस की बेसिस पे हम कैसे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ
हर इंसान को कम से कम बेसिक मिनिमम सर्विसेज ज़रूर मिले। और इसको लेके बहुत सी चर्चाएं वेस्ट में हुई। वो चर्चाएं जो थी उसमें ये भी बात हुई कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ट्रेन डॉक्टर्स ने, और उन्होंने तब दूसरे मुल्कों की तरफ देखा जहाँ अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और ये हुआ कि हमें पैरामेडिकल्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोअर लेवल के फंक्शनरीज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, तो उनके थ्रू हम सर्विसेज आगे बढ़ाएं। तो इस वक्त एक और फोर्स था कि जो मुल्क कॉलोनाइजेशन से निकल के आज़ाद खड़े हो रहे थे और अपने अपने देशों को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से ये डिमांड किया कि ये सिर्फ आपकी इशू नहीं है, हमें भी एक बेसिक हेल्थ की ज़रूरत है। और यही सारी डिबेट्स थी जिससे बाद में WHO ने एलमाटा में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, सब लोग बैठे इकट्ठे, और उस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती थी, आजकल तो थर्ड वर्ल्ड का नाम कोई नहीं लेता, ये टर्म आजकल नहीं यूज़ होता, सब डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। पर थर्ड वर्ल्ड का एक मानी था, और उसका मानी था कि ये एक ऐसे ग्रुप है कंट्रीज़ का जो वेस्टर्न मॉडल पे नहीं चलेगा, ये एक अलग डेवलपमेंट का मॉडल ऑफर करेगा। खैर वो भी हिस्ट्री हो गया। उस वक्त एलमाटा में प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट आया, और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप सबको मालूम है कि उसका यही था कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज होंगी वो पहली बात कि सबके लिए होंगी, दूसरी बात कि वो बिल्कुल ऐसी होंगी कि वो एक कम्युनिटी के जो पूरा डेवलपमेंट है उसका हिस्सा होंगी, उसका सेंटर होंगी। तो उसकी इकोनॉमी, उसका सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ एक गठित एफर्ट होगा। और जो टेक्नोलॉजी होगी वो ऐसी होगी कि वो मुल्क और वो कम्युनिटी उसे अफोर्ड कर सकती है, जो लोगों को एक्सेप्टेबल होएगी, और उसके साथ साथ ये समझ में आया कि एक जो सोशल डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, वो ज़रूरी है। तो इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि एलमाटा 78 में ये मीटिंग हुई और डिक्लेरेशन हुआ, उस पर हिंदुस्तान ने भी साइन किया। 79 में तुरंत वर्ल्ड बैंक ने WHO के साथ एक बिलाजियो में, इटली में एक शहर है, वहाँ एक मीटिंग की, और एक और प्रस्ताव रखा गया, और वो प्रस्ताव था कि ये तो बहुत वेग कॉन्सेप्ट है कि सारा डेवलपमेंट होगा और उसमें हेल्थ भी होएगा, ये तो कभी होगा नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो वी आर इन अ हरी, हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी में रहेंगे तो हमें फोकस्ड होना चाहिए, और हमें प्राइमरी हेल्थ केयर की जगह सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर। तो उसमें ये हुआ कि जो सोशल डेवलपमेंट की बात थी वो मार्जिनलाइज हो गई, जो सबकी बात थी वो मार्जिनलाइज हो गई। तो टारगेटिंग और टेक्नोलॉजी की सेंट्रलिटी फिर से वापस आ गई हमारे यहाँ। अब ये प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे यहाँ कैसे हुई? प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसमें जो है ये हर तरह की बात कहता है, ये वेग है और स्पेसिफिक नहीं है।
तो मेरा कहना है कि जब 50 मुल्क एक साथ बैठेंगे और उसमें US भी होएगा, उसमें ब्रिटेन भी होएगा, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे अगर सरकार में काम करते हैं या पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं, उनको मालूम है कि आप चाहे कितना भी चाहते हो कि ये हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह में क्या होता है कि हमेशा वेग प्रोपोजिशंस होती हैं, उसमें ये होता है कि वो हल्के से बात कहीं कह दी जाती है। अब अलग अलग मुल्क उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो जो मुल्क जैसा चाहता है उसको वैसा इंटरप्रेट करता है। तो उसमें आता है कि आप सोशल डेवलपमेंट कीजिए, पानी, खाना, हाउसिंग सब होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करना चाहें और कहें कि नहीं इसकी एम्फेसिस तो टेक्नोलॉजी पे है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और हमने वही किया। हमारे यहाँ जिस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट किया गया, उसमें ये हुआ कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स में से छोटे छोटे टुकड़े निकाल के उनको एक कागज़ पे कर दिया गया, और वो एक कागज़ जो था उसको हेडिंग दे दिया गया प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। एक्चुअली बहुत कम काम हुआ जो होना चाहिए था। तो इस तरह से आप देखिएगा कि 70s के स्तर में हम लोग बहुत बोलते रहे प्राइमरी हेल्थ केयर पे, क्योंकि ये भी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए थी। घोड़े कमेटी की बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए थी। और फिर प्राइमरी हेल्थ केयर जब हम देखते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर जब यहाँ पे सक्सीड नहीं हुई, और 80s का दशक अगर आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग दशक है, क्योंकि 70s में वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा था वो हमारे ऊपर उसका बहुत असर हुआ। और जिसको हम लोग जो पब्लिक हेल्थ या हेल्थ में काम करते हैं नैरोली, तो फिर हम उसको रिलेट नहीं करते हैं। Uh, 60s और 70s में यूरोप का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत गिरने लगा था। 4% तक जीपीटी उनका पहुंच गया था, और जो शुरू की प्रोग्रेस थी और जो वो वेलफेयर बना पाए थे वो मुश्किल होने लगा। और उस समय जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे MNF हो, इन लोगों ने साथ आकर के ये कहा कि इस वक्त हमें ज़रूरत है अपनी इकोनॉमीज़ को बचाने के लिए। और 3 तरह के प्रपोजल्स थे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको कहा गया कि आपकी पॉलिसीज़ में ऑस्टेरिटी पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियसली मत रहिए, थोड़ा हाथ रोकिए, तो वेलफेयर को थोड़ा कम कीजिए, ज़्यादा नहीं। उन्होंने अपने वेलफेयर को प्रोटेक्ट किया, अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की। दूसरा सेट था जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ के लिए था। उन्होंने कहा उनको कोलैप्स करने दीजिए। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपको एक 70 का जो पीरियड था कि USSR की चाइल्ड मोर्टेलिटी, मटर्नल मोर्टेलिटी ऐसे एकदम गिरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हुआ। और फिर एक उनका थर्ड सेट था कि जो अगर मैं कहूँ कि वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो उनके मार्केट से धीरे धीरे जुड़ी हुई थी और एक तरह से वो उनका इस्तेमाल करते थे अपनी कॉलोनीज़ से। उनका जो रिश्ता एक बना था पोस्ट कॉलोनियल फेज़ में, जब हम अपने को आज़ाद समझते थे, उन ममालिक को उन्होंने कहा कि यहाँ पे इन लोगों को इनकी अपनी इकोनॉमी को एडजस्ट करना पड़ेगा।
बना जिसका नाम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़, और सब पे वो एक जैसी लागू करी गई कि आप अपने पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स कम कीजिए, आप अपने वेलफेयर सेक्टर्स को बिल्कुल खोलिए और उसमें प्राइवेट कैपिटल आएगा, आपके जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होने दीजिए, आप बहुत लोगों को नौकरी देते हैं, थोड़ी छटनी कीजिए, कैजुअलाइज कीजिए और फोकस कीजिए टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट था कि आप आज तमाम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बिकेम अ मेजर एसेंस इन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारा पर्सपेक्टिव था कि टेक्नोलॉजीज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल सिचुएशंस, तो उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई थी वो उनकी सोशल सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होकर डेवलप हुई थी, वो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं डेवलप हुई थी। तो हमने इस बात का ख्याल न रखते हुए उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया, और हमारे जो शुरू के प्रोग्राम्स थे वो सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स थे, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थे मगर वर्टिकल प्रोग्राम्स थे, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं, सॉरी, TB इज़ द ओनली थिंग विच वाज नॉट वर्टिकल, बट ऑल अदर हेल्थ प्रोग्राम्स वर वर्टिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स। और जब वो नहीं सक्सीड किए और तब हम दूसरी बातें करना शुरू किए, तो इसमें क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जब आया तो फिर यूनिवर्सलाइजेशन का क्या होगा। तो हम लोगों ने मिड 80s और 90s में तो खैर बहुत सख्त हेल्थ सेक्टर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स बहुत हुए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत जम के शुरू हुआ, और शुरू में जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पहले ज़्यादा था, इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा थे कंपेयर टू प्राइवेट, फिर बराबर हुए और धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गए। आज की स्थिति में क्लेम करते हैं कि 70% सर्विसेज आर इन प्राइवेट हैंड। मगर मज़े की बात है कि जो बेड्स हैं, इंस्टीट्यूशन 70% प्राइवेट, बट बेड्स ओनली 40% प्राइवेट। और क्यों? क्योंकि जितने बड़े अस्पताल हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, जो गरीब है वो वहीं जाता है, और ये जो छोटे छोटे खुले हुए दुकानें वो आपके प्राइवेट सेक्टर में हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स उसके बाद इमर्ज हुए, 90s का वो एक दशक आता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्सलाइजेशन बेसिक वाला फेल हुआ, क्योंकि हम पॉलिसीज़ के थ्रू जो घोरे कमेटी करना चाहती थी वो कर नहीं पाए। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सलाइजेशन चाहता था, हम उसको लागू कर नहीं पाए। धीरे धीरे वो जो रोज़ी रोटी मकान जो देनी चाहिए थी वो हम दे नहीं पाए। हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ हेल्थ में नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन हर जगह हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, एग्रीकल्चर तो था ही शुरू से प्राइवेट, एग्रीकल्चर हमारा गिरना शुरू हो गया, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे धीरे धीरे वो भी प्राइवेट हैंड्स में जाने लग गए, माइंस जाने लग गई, और बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की ड्रग इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी प्राइवेटाइजेशन। तो धीरे धीरे हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ गई। तो इलेक्शन भी जीतना होता है, तो फिर ये हुआ कि अब यूनिवर्सलाइजेशन का क्या होगा। तो हम लोग एक और स्कीम लाए और उसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का क्या संदेश था? उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर को सिलेक्टिव भी नहीं रहने दिया। जब तक सिलेक्टिव था, कम से कम ये था कि अच्छा टीबी, मलेरिया, मैटरनल हेल्थ, ये जो चीज़ें हैं ये सब तक पहुँचेंगी। लेकिन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में ये हुआ कि एक तो उन्होंने, चूँकि हमेशा हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पे जोर रहा है, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को पॉपुलेशन के साथ ही देखा जाता है, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये चिंता नहीं है कि बच्चे और औरतें मर रहे हैं या उनको अनीमिया ज़्यादा हो रहा है। हमें ये चिंता होती है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, अगर हम मैटरनल हेल्थ करेंगे और चाइल्ड हेल्थ करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इसको ये एज एन इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हमेशा। तो हेल्थ में भी इस पर बहुत जोर दिया जाता है। चलिए, चाहे गलत रीजंस की वजह से, मगर एक अच्छी चीज़ पे जोर तो दे रहे हैं। तो NRHM का पूरा फोकस जो था, एक तो मैटरनिटी पे हुआ और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि NRHM जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर ने हेल्थ केयर एट द प्राइमरी लेवल करेगा। देखिए, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर का नोशन था वो ये था कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे, सब सेंटर्स होंगे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होएगा, उसके ऊपर हॉस्पिटल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, और इन सब में एक रेफरल लिंक हुआ करेगा। NRHM ने उस लिंक को ख़त्म कर दिया और उसने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या था? इसका रिज़ल्ट ये था कि जो टर्शरी सेक्टर था उसको आज़ाद कर दिया गया। अगर आप 1982 का नेशनल पॉलिसी देखेंगे तो उसमें ये हुआ कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टर्शरी में आ सकता है, और वहीं से फिर 80 से प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हमारे मुल्क में शुरू हुआ है। तो NRHM जो है, ऐसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी पैसा इन्होंने इसमें डालने का वादा किया था NRHM में। जैसा मैंने कहा आपको, मुझे अक्षर याद, वो नंबर्स याद नहीं रहते, तो मैं आपको बताऊं कि NRHM में इन्होंने शुरू में वादा किया था कि 900 रुपीज़ पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट होएगा, और NRHM में, अब तो खैर NRHM बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हो गया है, लेकिन इन इट्स हेडेज ऑल्सो इसको कभी 270 रुपये पर कैपिटा से ज़्यादा नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली प्राइमरी हेल्थ केयर की लेवल पे भी NRHM सक्सीड नहीं कर पाया। तो बहुत कुछ किया इन लोगों ने। कई गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो बहुत जूझे, बहुत मेहनत करी उन लोगों ने, इसके लिए दौड़े भागे, काम किया। NRHM ने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए कि हर PHC में कम से कम इतना होना चाहिए, इतनी दवा, इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतने डॉक्टर्स, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए। पैसा इन्वेस्ट किया गया और खुला पैसा दिया गया कि लोवेस्ट लेवल के जो पर्सनल हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ इन्वेस्ट कर सकें। प्लानिंग के लिए इंतज़ाम किया गया, लेकिन ये स्कीम भी चल नहीं पाई, इसलिए कि जब आप किसी चीज़ में पैसा नहीं डालोगे तो उसका चलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सारी अच्छी बातें कागज़ पे रहती हैं, और जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वहाँ पे आप ज़ीरो होते हैं। तो NRHM 205 में हुआ, 205 से 215 तक, मैंने 10 सॉरी मैं ना ज़ीरोज़ में बहुत गड़बड़ करती हूँ,
दोनों यहाँ बैठे में ये कहेंगे कि ये तो पुरानी आदत है। 2005 और 2015 तक NRHM जो था शुरू में उसका असर भी डेटा में दिखता था कि ज़्यादा लोग जाने लगे थे, ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे थे इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी। और धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप फाइनेंशियल इनपुट्स देखो तो NRHM का गला घोट दिया गया, उसके रिसोर्सेज कटते गए और अब तो बहुत ही ज़्यादा कट गए और ये स्कीम भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हेल्थ में था उसमें क्या क्या हो रहा था, यही इस 15 सालों में यूज़र फी भी आ गई। जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स थे उसमें अब प्राइवेट दुकानें भी बैठ गई हैं। मतलब MRI आपको कराना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे है उनकी दुकान अंदर हॉस्पिटल में, तो उनको स्पेस मिलता है, उनको मरीज़ मिलता है और उनको हक मिलता है मरीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। क्योंकि हमारी पॉलिसी के अनुसार हमें बस पैसा नहीं है, हम कह देते हैं, हालांकि बहुत पैसा है, हम कह देते हैं कि भाई दिन में हम जो पहला 20 केस आएगा उसको तो हम फ्री दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। लेकिन आपको मालूम है जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ का रश क्या होता है, तो 20 तो कुछ नहीं है। तो जब वो 300 लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं इस प्राइवेट MRI की दुकान का, तो वहाँ बारगेनिंग होती है और वो उनसे भी प्रॉफिट बनाते हैं, थोड़ा सस्ता दे देते हैं मगर प्रॉफिट वहाँ से भी बनाते हैं। फिर वो वहाँ बैठ के डॉक्टर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों, उसे भी ब्राइब देते हैं कि भाई थोड़ा और लिख दो। मतलब ये सब हो रहा है और ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कैलकाटा में काम किया है और ये उसके डाटा के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो ये हाल हमारे पब्लिक का, ये लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स का बना रहे हैं। आप रिसोर्स नहीं दीजिएगा, आप प्राइवेट वहाँ बिठा दीजिएगा तो यही होगा। और फिर वो डॉक्टर क्या सीख रहा है, उसको अभी मतलब पहले एक सर्विस का भाव होता था और अभी ये है कि भाई प्रॉफिट तो उधर से बन रहा है हमारा, क्योंकि वो भी प्राइवेट दे रहा है, वहीं बैठ के आपको प्राइवेट दे रहा है, तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि ये पॉलिसी की खराबी है, ये उस प्रैक्टिशनर की गलती नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं। फिर बुरी तरह कैजुअलाइजेशन हुआ, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल कैजुअलाइज कर दिया गया, टेक्नीशियंस कम कर दिए गए, सिवाय एक डॉक्टर के, उनको प्राइवेटाइज किया गया है। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डॉक्टर लगाए जाने लगे। तो ये करिएगा तो सर्विस इम्प्रूव तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर होता है वो 2 घंटे के लिए आता है, वो मरीज़ देखता है और फिर चला जाता है, उसको ये फिक्र नहीं है कि आपके टीबी के मरीज़ का फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके मलेरिया की स्लाइड्स की पूरी टारगेट कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो उसका जॉब नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर को मार डाला। और फिर हम क्या लाए, अब की बार हमारे पास तोहफा आया यूनिवर्सल हेल्थ केयर का। 205 में WHO ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये कहा गया कि भाई ये सब तो काम नहीं कर रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि 3 चीज़ें उन्होंने कही, वो बहुत खूबसूरत है कि ये एक क्यूब है, तो क्यूब की 3 साइड्स होती हैं। तो एक साइड है नंबर्स, तो जब आप पब्लिक और प्राइवेट को मिला देते हैं तो आपके प्रोवाइडर्स का नंबर बढ़ जाता है, आपके इंस्टीट्यूशंस का नंबर बढ़ जाता है ना भाई, सिंपल है, सबको समझ में आ गया फौरन। फिर दूसरी साइड है रिसोर्स, तो जब आप पब्लिक रिसोर्सेज और प्राइवेट रिसोर्सेज को मिला देते हैं तो आपके पास रिसोर्स बढ़ जाता है ना, पैसा बहुत बढ़ गया। और चौथी चीज़ है
पर्सनल प्रोवाइडर्स, तो सब बढ़ गए। आपने पब्लिक प्राइवेट को मिला दिया, सब कुछ बढ़ गया। अब आपके पास है, अब आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक मीन्स बन गया कि हम पब्लिक और प्राइवेट को अगर इंटीग्रेट कर दें तो हम सर्विसेज बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें एक ही छोटी सी हिच है, और वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट को जब आप इंटीग्रेट करें तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मतलब जो रूल मेरे लिए हो वही उनके लिए हो, जो रेगुलेशन मुझ पे लगे वही उन पे लगे। लेकिन जब इसमें ही अंतर हो, मेरे लिए रेगुलेशन, उनके लिए बिल्कुल छूट, हाँ, मेरे लिए रिसोर्स नहीं है, उनके लिए मेरे नाम पे रिसोर्स लेके उधर दे दिया जा रहा है। और वो कैसे? वो ऐसे कि हमने एक स्कीम चलाई इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उसका नाम है PMJAY। अब इसका एलैबोरेशन आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जन आरोग्य अभियान। अब इस अभियान में क्या था कि देखिए, हमने NRHM के नाम से डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे तक तो छोड़ दिया कि भाई करो, तुम्हें जैसे करना है। टर्शरी केयर हम करेंगे, और टर्शरी केयर होएगी इस स्कीम के अंडर में। और ये स्कीम कैसे चलेगी कि हम जनता को चॉइस दे रहे हैं, और चॉइस ये है कि तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। तुम इस अस्पताल में जाना चाहते हो जाओ, उस अस्पताल में जाना चाहते हो जाओ, यहाँ जाना चाहते हो जाओ। खाली तुम्हें 30 रुपया देना है, रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन का कार्ड बन जाएगा, आपके पास PMJAY का कार्ड बन गया, अब आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन उसके साथ क्या है कि आपने पिछले 20 साल में मेरे अस्पताल में तो रिसोर्सेज की कटौती करते करते मुझे चूज के ख़त्म कर दिया है। और वो जो अस्पताल है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वैसे भी टेक्नोलॉजी से हम सब चकाचौंध हैं। तो जो चमकीला अस्पताल है हम उसकी चॉइस करते हैं। तो जब हम उसकी चॉइस करते हैं तो अब जो रिसोर्स एलोकेशन होएगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितने अस्पताल में आपने रजिस्टर किया और कितने रजिस्ट्रार में मैंने रजिस्टर किया। एंड ऑब्वियसली मेरा रजिस्ट्रेशन कम होएगा तो मेरा रिसोर्स अब और कट जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो हो गई और रिसोर्स एक है, उनको ज़्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। तो ये हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर कर रहे हैं, टर्शरी केयर पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं और बेसिक हेल्थ केयर पे हमारी एम्फेसिस ख़त्म हो गई है। मेरे पास स्लाइड नहीं है, माय अपॉलॉजीज़, लेकिन इस पर बहुत काम है। आप लोग अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो आज के दिन में क्या हो रहा है, ओवर टाइम कि जो पैसा अस्पतालों में जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है और PMJAY का जो खर्चा है वो पिछले 10 सालों में 1% से लेके 10% बढ़ा है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइमरी हेल्थ केयर NRHM का जो पैसा है वो जो है वो कम होता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बेसिक हेल्थ केयर क्या होएगी। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर ने हमारे यहाँ क्या किया है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर ने गवर्नमेंट के पैसे को ले करके सब्सिडी के नाम पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर के नाम पे शिफ्ट किया है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को डिनाई किया है। दूसरी बात कि जो एक विज़न था पहले, जब
जब WHO ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर का प्रपोजल रखा था तो उन्होंने कहा था कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर से अलग नहीं है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये वैसा ही एक थीम है, इसमें हम कवरेज के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि हमारी कवरेज ठीक नहीं होती। और यही बात जो हमारा नेशनल हेल्थ बिल है 210 का, उसमें कहा गया है। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत पेज है, और वो पेज क्या है? पहले हम कहते थे प्राइमरी हेल्थ केयर, अब हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ कवरेज। हम केयर नहीं करते, हम कवरेज देते हैं। हम रजिस्ट्रेशन का कार्ड आपको दे देते हैं, आप कवर हो गए। आपको केयर मिलती है कि नहीं, वो तो आप देखिए और वो अस्पताल देखिए। और आप देखेंगे कि जितनी इवैल्यूएशन स्टडीज़ हैं PMJAY की, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या हाल है। मतलब मैंने इस पर कुछ लिखा भी है, वो पेपर है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो पढ़िएगा। उसमें बहुत साफ है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेशनल सैम्पल सर्वे का डेटा है वो डेटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग बीमार होते हैं, कितने हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा साल में इतने हॉस्पिटलाइज होते हैं। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा क्या है, तो आप निकाल सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा क्या है। तो हमने वो किया और हमने ये पाया कि जो हमारे टोटल नंबर्स आते हैं कि कितने मरीज़ जाएंगे, उसके अनुसार जो पैसा मिलना चाहिए था हम लोग उसका आधा भी नहीं देते हैं। और जो हम पैसा देते हैं उसमें जो कवरेज है वो आज के दिन भी 40%। और ये स्कीम जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए है, मगर वो सिर्फ नाम में है। तो 58 करोड़ हुआ, लेकिन जो एक्चुअल कवरेज आप देखिएगा तो उसमें भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो पुअर है, उसमें भी जो बेटर ऑफ है वहाँ पे 60% जा रहा है, जो असल गरीब है उसमें 40% जा रहा है। तो एक तो ये स्कीम गलत है, ऊपर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। और जब ये सब गलतियाँ सामने आने लगी तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया। हाँ, नाम तो हम लोग अक्सर बदल लेते हैं। तो अभी इसका नाम हो गया आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ने ऐड कर दिया कि हम इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज देंगे, प्राइमरी लेवल केयर। और अब हम PHC का नाम बदल देते हैं, इसका नाम हो गया वेलनेस सेंटर्स। अब वेलनेस सेंटर्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मिलेगा, तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको योगा भी सिखाया जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ का केयर किया जाएगा। मतलब आप बस सोच लीजिए आपको क्या चाहिए वो सब आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसा देखिए तो वहाँ पैसा नहीं है। और वेलनेस सेंटर्स भी प्रॉमिस था कि 1 लाख वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, वो आधे से भी कम, शायद नाम भी आधे से कम का बदला गया है। और मज़े की बात ये है कि जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ सबको ले जा रहे हैं, तो जो वहाँ पे ट्रीट हो जाता है, मान लो ट्रीट भी हो जाता है, तो लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो रिफ़र होंगे ऊपर जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपने NRHM को तो बढ़ाया नहीं, आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तो स्ट्रेंथन किया नहीं। तो अब ये जो वेलनेस सेंटर है ये एक कैचमेंट एरिया बन गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ से जिसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको कहाँ जाएगा वो? तो चूँकि चमकीले प्राइवेट हॉस्पिटल सब बहुत हो गए हैं, वो वहीं जाएगा, वो अपनी ज़मीन बेचेगा, गाय बेचेगा, जो भी करेगा वो वहाँ जाएगा। तो
यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है वो मेरे हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है कि सरकारी पैसे को कैसे शिफ्ट किया जाए। मैं बहुत बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, आई हैव टू कट इट शॉर्ट। तो चलिए हम अपनी कहानी की असली रूप पे आते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इतना नुकसान हो रहा है और इतना सब गड़बड़ हो रहा है, फिर किसी को तो फ़ायदा हो रहा होगा, तो ये फ़ायदा किसका हो रहा है? तो एक बात तो बहुत साफ है कि मेरे जैसे जो खाते पीते लोग हैं उनका तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास घर है, मकान है, रोटी है, रोज़ी है, पेंशन भी मिलती है, तो हमें ज़रूरत होती तो हम तो प्राइवेट में ही जाते हैं। और सच मानिए कि हम भी प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि मेरा जो एल्मा मेटर है, मैंने एम्स में काम किया है, लेकिन अब मुझे एम्स जाते डर लगता है। मैं नहीं खड़ी हो सकती वहाँ 3 घंटा, और मेरा आईसीयू का पेशेंट होगा तो मुझे बाहर बैठना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर, वो नहीं होता है, और लोग वैसे ही जी रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो जो अपर मिडिल क्लास है वो बहुत खुश है, क्योंकि अपोलो और क्या क्या जो बड़े बड़े अस्पताल बन गए ना, हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। और आप डिमांड कर सकते हैं, तो हमारी पॉलिसी हमेशा डिमांड पे जाती है, चॉइस देती है। हम लोग नीड पे नहीं जाते। वो जो नीड का शब्द था, जो ओल्ड फैशन हो गया, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो फिर हम अपने काम में ये देख रहे थे कि भाई चलो ठीक है, मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं तो फिर भी हम लोग थोड़े कम हैं, तो ये असली फ़ायदा कहाँ जा रहा है? हमें सर्विसेज में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये पैसा सारा कहाँ जा रहा है? तो मैंने एक, हमारे यहाँ एक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल अकाउंट्स। तो नेशनल अकाउंट्स का काम होता है कि वो देखें कि कितना पैसा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स में कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहीं से ये सारा डेटा निकलता है कि पहले 80% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था और 20% स्टेट इन्वेस्टमेंट था, और अब धीरे धीरे हम लोगों ने बड़ा कमाल किया है कि हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करके हम उसको 55% पे ले आए हैं। और जनाब हमारा इंश्योरेंस सिस्टम कितना बढ़िया हो गया है। तो उसको देखते देखते ये लगा कि आप जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इतना कम कैसे इसमें आ रहा है? पॉइंट समथिंग। तो पता लगा कि जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है, वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देता है, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर इंश्योरेंसेस देता है ना अपने वर्कर्स को, तो ये उसी को खाली काउंट करते हैं, और उसका भी हमें पूरा प्राइवेट नहीं पता चलता है, क्योंकि उसमें वर्कर का कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो बाकी जो प्राइवेट है, वो जो हम सीधा अपनी जेब से डॉक्टर को देते हैं, मतलब जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे आपकी जेब से जो पैसा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ था, तब तो ये बताया गया था कि उस क्यूब में रिसोर्स बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ तो कहानी है कि पब्लिक से प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट से कहाँ आ रहा है भाई? तो हमने ये खोज करने की कोशिश की कि भाई ये प्राइवेट से कहाँ आ रहा है। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का मोटा डॉक्यूमेंट होता है। अब मैं सच्ची कह रही हूँ कि मैं हार गई हूँ, इसलिए जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो लेटेस्ट एनएचए है वो उसको देखें और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। मैंने 216 वाला देखा हुआ है,
वहाँ क्या हो रहा है कि वो कहते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट इन हॉस्पिटल्स। अब देखिए कितने तो चेन्स हैं हॉस्पिटल्स के जो बने हैं, है ना। उसमें आपको कहाँ रिसोर्स इन्वेस्ट वो खुद कितना कर रही है, जो इन्वेस्टर है उसका अपना पैसा कितना आ रहा है, ये हमें नहीं पता चल सकता कि हमारी गवर्नमेंट के पास इसका कोई अकाउंट नहीं होता है क्या। तो लेकिन नहीं है ना, वो कह देते हैं कि ये डेटा हमारे पास नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है ये देखने के लिए कि जो लिटरेचर कॉर्पोरेट सेक्टर से निकल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई नई बात आपको नहीं कही है, बट शायद इसमें आपको इंटरेस्ट आए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर का विजन है वो बहुत साफ है, मैकेंजी रिपोर्ट से 211 की है, उनका बहुत क्लियर है कि इस गवर्नमेंट को टर्शरी सेक्टर हैंडओवर कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, और हम उसको अच्छी तरह से चलाएंगे और हम उसके थ्रू नेशनल वेल्थ को बढ़ाएंगे। और कैसे कैपिटल मोबिलाइज होगा उसको बढ़ाने के लिए, उसमें गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी होगी। एंड even WHO defines governments as stewards for the capitalist investors in health। तो आपको स्टीवर्ड का काम करना चाहिए। वो जो बड़े बड़े मैंशंस होते थे ना ब्रिटिश लॉर्ड्स के, उसमें स्टीवर्ड्स होते थे जो पूरे घर को चलाते थे। तो हाँ, अब गवर्नमेंट सेक्टर का वही काम है कि आप देखिए कि जो अस्पताल बना है उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो एयर पैसेज का उसको कोई जब क्या होता है ये मेडिकल टूरिज्म में, तो आपको टिकट विकट की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपके लिए रिक्रिएशन भी होएगा, आपको सस्ता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब यू टॉक ऑफ इट एंड दे हैव दैट कंसेशन फॉर द कॉर्पोरेट। तो उनका विजन था कि हम ये करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट में अगर आप अपना 9th, 10th, 11th और 12th प्लान केयरफुली पढ़िए तो बहुत ही साफ है कि हमको पहले ये कॉन्शियसनेस थी कि हमारे मुल्क में गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए, और ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इरोड हुई है। और हम 9th प्लान में कहते भी हैं कि प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में ये खामियां हैं, प्राइवेटाइजेशन 12वें प्लान पहुँचते पहुँचते दिस इज़ द ओनली वे, देयर इज़ नो अदर वे, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर सर्विसेज। तो ये विजन है उनका भी और हमारा भी, हमारी गवर्नमेंट का। हाँ, फिर उनकी होप्स क्या हैं, देखिए उनकी होप है इंटरनेशनल सपोर्ट में। इंटरनेशनल फंडिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का 214 से हेल्थ में इन्वेस्टमेंट्स है, और उसी वक्त 30% देवर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इंडस्ट्री। अब ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत बड़ी फंडिंग है। और मैकेंजी की रिपोर्ट में बहुत साफ कहते हैं कि उनको टर्शरी केयर में बिजनेस मॉडल लागू करना होगा। बिजनेस मॉडल तो बहुत बात साफ है कि भाई बीमारी इज़ गुड बिजनेस, आप पैसा बनाओ इससे, और इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज़ इन दिस कंट्री। समझ गए, ये मैं उन्हें कोट कर रही हूँ, मेरे शब्द नहीं। और उनका कहना है वी कैन पेनिट्रेट द अंडरसर्व्ड रूरल पॉपुलेशंस, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है तो हम प्राइवेट वहाँ जाएंगे और जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए कितना मैच करता है ये वेलनेस सेंटर से, है ना। तो ये लिंक्स आपको निकालनी पड़ेगी। इनका कहना है कि एक और कंपनी है
बेन, उसका नाम है बेन एंड कंपनी, उन्होंने कहा कि एक और सोर्स बहुत अच्छा है और वो है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप किसी बिजनेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर वो बिजनेस चलेगी तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उसमें। आप अस्पताल बन रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको खाली इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी फंड्स आप इन्वेस्ट कीजिए और अस्पताल अच्छा चलेगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये एक और सोर्स है। और देखिए कितनी खूबसूरती से लिखते हैं, इक्विटी इज एन इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड over $1 billion they are ready to invest because they see it as dry powder for generating profits. ड्राई पाउडर तो आप जानते हैं, यहाँ माचिस लगाया वहाँ बड़ा आग से आग, तो आप थोड़ा पैसा, उनके लिए ये थोड़ा पैसा है, वो आप डालिए, आपको प्रॉफिट गलोर मिलेगा। Drivers of growth is another interesting term वो यूज करते हैं। Drivers of growth in health sector क्या है उनके लिए? हमारे देश में बहुत बीमार हैं, बहुत मर रहे हैं और इसलिए यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज a driver for growth of business and मॉनेटरी प्रॉफिट्स। यहाँ की डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है और बढ़ गई है, 14% से 26% हो गई थी, और ये पुराना डेटा है, माइंड यू, इट्स नॉट न्यू डेटा। डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो रहा है, तो जो बूढ़े लोग हैं हमारे जैसे, उनको ज़्यादा टर्शरी केयर की ज़रूरत है, तो वो भी बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बड़ा बढ़िया बिजनेस है। डबल बर्डन ऑफ डिजीज़, वीक रेगुलेटरी सिस्टम्स, वेरी गुड फॉर बिजनेस। प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी, ग्रेट फॉर बिजनेस। हमारे यहाँ लो डायरेक्ट टैक्सेशन है, वो भी बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है इम्पोर्ट के लिए, वो भी बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको ट्रेन पर्सनल बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि नौकरी है नहीं किसी के पास, वो कम पैसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की तरह काम करने के लिए तैयार हैं सारे के सारे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ तो भरे हुए यहाँ के ऊपर, और ये उनका विजन है। एस्टिमेटेड मेडिकल मार्केट इन 2008 में $45 बिलियंस में, मतलब $45 बिलियन, और 2000 सॉरी राकेश, मैं यार 1000 तक नहीं पहुंच पाई हूँ, लाख या करोड़ों में जीरो हर बार दोनों से पूछती हूँ इसमें कितने जीरो होते हैं, तो अभी 100 और 1000 में अटकी हुई हूँ। तो 2020 में $280, अगेन इन बिलियंस, $280 बिलियन। तो ये बिजनेस कोई छोटी मोटी बिजनेस नहीं। अब इनका खुद का जो डेटा है वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो ओवर टाइम कम हो गए हैं, 26 से 30 हो गए हैं, और ये लोग जो हैं ये 26 से 40% हो गए हैं। ये उनका खुद का डेटा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो इनका गवर्नमेंट को ये एडवाइस है कि आप टर्शरी सेक्टर हमें दे दीजिए, और आपके यहाँ बहुत करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट हैं, सो वी विल रन एंड मैनेज बेटर। और इनका एफिशिएंसी का जो नोशन है वो है
नॉट दैट इन दिस अमाउंट ऑफ मनी यू ट्रीट दिस मच, बट आप पैसा कैसे बचा सकते हैं। सो हमने पब्लिक हेल्थ में एफिशिएंसी हमेशा ऐसे समझी कि भाई हम इतना पैसा लगाएंगे तो हम कितने मरीज़ ठीक करेंगे, कितने टीबी केसेस हमारे सही होंगे। लेकिन अब जो है एफिशिएंसी का मतलब है कि इतना पैसा लगाया तो हमने कितना पैसा बचा लिया। तो उसमें आप कैजुअलाइजेशन भी ले आइए, आप वेज कट भी ले आइए, आप सब कुछ ले आइए। तो इनके कहने के मुताबिक गवर्नमेंट को पीपीपी बढ़ानी चाहिए और टेक्नोलॉजी ज़्यादा लानी चाहिए, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सब मैनेजर्स के हाथ में दे देना चाहिए, डॉक्टर्स को ज़्यादा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रो पेशेंट व्यूज़ रखते हैं और मैनेजर हमेशा मॉनिटरी एफिशिएंसी की बात करता है। और पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि कैपिटल इज़ द रियल चैलेंज। तो एक तो है ही कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन का तो मैंने आपको बताया ही, और अब जो है बहुत से इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो हॉस्पिटल्स में आ रही है। और हमारे यहाँ एक लाइन लगी हुई है, कोलंबिया एशिया, अपोलो, हरुदयालया बैंगलोर में, नोवा हॉस्पिटल, धीरूभाई हॉस्पिटल, आदित्य बिरला हॉस्पिटल, वोकहार्ट, चेन्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड हॉस्पिटल। तो इसके अलावा देन इक्विटी, वन इज़ इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी भी इसमें बहुत एक्टिव रोल रखता है। हाँ, और डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी एज इन मैक्स हॉस्पिटल क्या है कि जो डॉक्टर है वो शेयर होल्डर है उस अस्पताल में। अरे भाई, तो जितना ज़्यादा कार्डियोलॉजी इन्वेस्टिगेट करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो आज हमें सिखाया गया था कि भाई कम से कम ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फालतू इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं एक सच्ची कहानी बता रही हूँ कि एक डॉक्टर बेचारा पब्लिक सेक्टर से बहुत अच्छा ट्रेन होके गया और उसको इतनी डांट पिटी कि उसने वो सारी जो चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई हैं वहाँ कि हार्ट पेशेंट आता तो तुम्हें ये उसको एंजियोग्राफी तो करानी करानी। उसने उस मरीज़ को कहा ये सब कराने की ज़रूरत नहीं आपको। नेक्स्ट डे ही वाज फायर्ड। हाँ, तो ये है लॉजिक। तो आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता कहाँ से है? कुछ तो लोग प्राइवेट शेयर ले रहे हैं और बाकी है जो एंडोमेंट्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आप इंश्योरेंस लेते हैं वो वहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं। हाँ, आपकी पेंशन फंड्स वो भी वहीं जा रहे हैं। और आपकी ट्रस्ट्स जो होती हैं वो भी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो इक्विटी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पेंशन का बहुत बंगलिंग हुआ था पिछले दिनों में, वो कहानी यहीं आपको उसका जवाब मिलेगा। और तीसरा सोर्स है गवर्नमेंट इटसेल्फ। हमारी जो गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। दो का नाम मैं आपको बता सकती हूँ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और IIT डेवलपमेंट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने खड़े हैं किए हैं वो है कि आप ट्रेजरी सेक्टर को सपोर्ट कैसे करेंगे, इनको बढ़ाइए। तो ये लोन्स देते हैं, दो तरह के लोन्स देते हैं। एक होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये एक टाइम का लोन है, ये आपको 40% तक मिलता है।
और बहुत सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। और जो एन्युटी फंड है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो आप लेके लो रेट्स के ऊपर उसको आप वापस करें, और ये बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इसकी कंडीशनैलिटीज तैयार की जाती हैं। तो इसके अलावा एक सोर्स है कि अच्छा, इसकी मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दो फंड्स में 31,110 million has been given over 2014 and 15, and उसके पिछले साल में 25,000 के करीब था। तो ये फंड भी जो लोन आउट हो रहा है ये बढ़ रहा है। और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी बताते हैं कि जो ये अस्पताल हैं, ये जो फंडिंग लेते हैं, ये जो लोन्स लेते हैं, ये करीब 10 साल में ये वापस कर देते हैं, और उसके बाद जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो उनका अपना प्रॉफिट होता है। तो तीसरा सोर्स जो है वो आप लोगों को सबको मालूम है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। अब उसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतनी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, वो देता है उन NGOs को जो उनके भाई भतीजे बात होते हैं। और अब जो है सरकार ने एक और स्ट्रेटजी निकाल ली है, उसने पूरे खाने भर दिए हैं कि ये है, आप इन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जहाँ कुछ नहीं करते हैं वहाँ वो इस फंड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी बात सिर्फ आपके सामने यही रख रही हूँ कि देखिए फ़ायदा तो है, लेकिन वो फ़ायदा तो गरीब को नहीं है, वो फ़ायदा तो आम लोगों को नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन है, इसको अगर हम समझें और ये हम समझें कि ये यूनिवर्सलाइजेशन हमारे जो इकॉनमी की हालात हैं उस पर मुनहसर है, और हमारे इकॉनमी के जो हालात हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ से। और ज़्यादा कहने की अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन WHO की खुद की हालत ख़राब है। और क्यों ख़राब है कि 80s से लेके 90s तक उनकी खुद की जो फंडिंग थी उसका कंट्रोल अब यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में है। और दो तरह की फंडिंग होती है WHO की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो मुल्क खुद देते हैं, और एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल फंडिंग ज़्यादा होती थी, एक्सटर्नल कम होती है, और अब जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग ज़्यादा है, तो डिसीजन मेकिंग ज़्यादा है। तो WHO के जितने डायरेक्टर्स हैं, दे वर फोर्स्ड, चाहे वो मार्गरेट चैन हो, चाहे जो भी हो, दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन, दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। तो मेरा कहना है कि हमें अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो लड़नी है, हाँ, कि इस अस्पताल में क्या कम है, क्या चाहिए, उसके लिए मांगना है। लेकिन हम अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि हमारे काम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। देखिए हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। अच्छा, तुम तो अस्पताल में काम करते हो, तुम्हें क्या मालूम कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने का क्या होता है, तुम तो आर्म चेयर स्कॉलर हो, तुमको क्या मालूम कि असलियत क्या है। इसमें से निकलना पड़ेगा, हमें लार्जर पिक्चर समझनी पड़ेगी, हमें आपस के क्या रिश्ते हैं और हम एक साथ मिलकर इस लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से वही चैलेंज है, इसके बाद आपके हाथ में